हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमारा होने वाला है पार्ट 2 क्लास 8 का। चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो मैं आपको पहले बता दूं, ये पार्ट 2 है। अगेन पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस वाले पार्ट 2 में हम अपने आगे पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वाला पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यहाँ से हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम बीज को सो करते हैं। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज को बोने का उसके बाद हम मैन्योर ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र। सबसे पहली बात आती है मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये दोनों हैं क्या चीज़। ओके, सो देखो द सब्सटेंस, अब जो चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ हैंड टू हैंड हाईलाइट करूँगी, वही आपके एज अ नोट्स होंगे। सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ठीक है, उस ताकि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो सके, उसको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या मैन्योर बोलो या फर्टिलाइजर्स। लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजर में दोनों में डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करूँगी, आपको ध्यान से देखना है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। राइट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ओनली जो हाईलाइट करी वही नोट से अगेन मैं कह रही हूँ। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। देखो बोलने की यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही है, ये बस आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ। सॉरी बट आई एम सेइंग इट अगेन हेयर। मैन्योर, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो है हमारा मैन्योर है वो क्या है। सो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant और animal waste। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें मिलता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स क्या करते हैं, बेसिकली फार्मर्स जो हैं वो एक गड्ढा बनाते हैं जिसको पिट बोलते हैं, वो पिट, राइट। पिट जो यहाँ पे वर्ड है वो गड्ढे के लिए यूज़ किया गया है। वो क्या होता है, बिल्कुल ओपन होता है, ये हमारा गड्ढा है, इसके अंदर होगा बहुत सारा कचरा। कचरा यानी कि प्लांट वेस्ट होगा, एनिमल वेस्ट होगा, वो चीज़ें इसके अंदर पड़ी होंगी। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। जब वो इसको ढक देंगे उसके बाद नेक्स्ट डे, जब इसे नेक्स्ट डे नहीं बहुत टाइम बाद जब इसको ओपन करेंगे, तो ये जो ना किसके द्वारा, जो डिकम्पोजिशन है ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो डिकम्पोजिशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे भी, राइट। मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगी चैनल पे, ठीक है। तो वो जब इसको ओपन करते हैं तो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि वो सारा मिक्स हो जाता है और एक न्यूट्रिएंट बन जाता है। जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हम अपनी मिट्टी के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई ये तो थी हमारे मैन्योर से रिलेटेड। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अपने आगे फर्टिलाइजर्स की। भाई फर्टिलाइजर्स क्या है, चलिए थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, बट फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल्स। पहला पॉइंट, रिच इन न्यूट्रिएंट, विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर जो बहुत ज़्यादा रिच है हमारे न्यूट्रिएंट में, जबकि मैन्योर जो है वो नहीं है। आपके पेपर में डिफरेंस बिटवीन ज़रूर आएगा, अच्छे से याद कर लेना। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर के, वो हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। Use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। क्या बोल रहे, जो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं ना, तो फार्मर को जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फार्मर्स को, ताकि उनको बेटर यील्ड मिल जाता है क्रॉप्स में। लेकिन बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन जब हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे ना, उस चीज़ को ओवर यूज़ कर लेंगे, तो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। फिर हमें उसको बार बार उसके अंदर फर्टिलाइज़र और डालना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी। अब अगला पॉइंट आ गया यहाँ से, अब फर्टिलाइजर से नहीं है, अब अपनी अलग बात कह रहा है, लेकिन कुछ वेज है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। सॉरी ठीक है। अब देखो, अब एक अलग तरीका है जिससे हम अपनी सॉइल को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर से फर्टिलाइज कर सकते हैं, या फिर another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Most important 1 मार्क में क्वेश्चन इससे ज़रूर आने वाला है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, तो देखो जिस तरीके से हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर ताकि हमारी सॉइल उपजाऊ बन जाए, तो इन दोनों को ऐड करने की बजाय एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब इस तरीके में क्या है, तो अब देखो क्या है जो मैं हाईलाइट करी वो हमारा क्रॉप रोटेशन से, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। यानी कि इसको हम क्रॉप रोटेशन कब हो सकता है, जब हम अलग अलग डिफरेंट यानी कि अलग अलग क्रॉप को उगाएंगे ऑल्टरनेटली यानी कि देखो एग्जाम्पल समझो, फार्मर्स यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर्स इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। Rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of legumes plants. They fix atmospheric pressure. अब आपने बोला मैम तो बस हाईलाइट कर जाइए, समझा कुछ आने नहीं। क्रॉप रोटेशन में आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। अब देखो अब हम क्या, मैं इस जो मैंने अंडरलाइन किया वो क्या था, देखो क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो ना अलग अलग टाइप की ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट क्रॉप्स उगाएंगे। जैसे कि अब मैंने ये मेरे लैंड है, इस पर मैंने उगाए लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं जैसे कि दाल वगैरह। लेग्यूम्स प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जो ना कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ये जो ना मिट्टी से आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। उसके बाद जब ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, तो क्या होगा, प्लांट जो हमारी सॉइल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ये पूरा प्लांट, जब हम इसकी फसल काट देंगे तो हमारे सॉइल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, सॉइल के अंदर हमारी अभी नाइट्रोजन है। उसके बाद जब मैं इसके अलावा जब मैं कोई और सा प्लांट उगाऊंगी, कोई और सा प्लांट यानी कि कोई किसी और चीज़ की क्रॉपिंग करूँगी, किसी और चीज़ की फसल उगाऊंगी अगले सीज़न में, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वीट की, तो वो जो नाइट्रोजन है ना वो थोड़ा थोड़ा सारा नाइट्रोजन इसके द्वारा यूज़ हो गया। अब जो चीज़ मुझे लेग्यूम्स प्लांट्स के लिए नहीं चाहिए थी वो सॉइल के अंदर पड़ी हुई है। अब जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी वो किसको चाहिए, वीट को चाहिए। ऐसी फसल उगाएंगे तो वीट वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेगा। उसके बाद जो मिट्टी होगी हमारी उसके अंदर वो चीज़ होगी जो वीट को नहीं चाहिए होगी, राइट। वो मतलब दूसरे प्लांट को चाहिए तो मैं उस दूसरे टाइप के प्लांट्स को, मतलब समझ रहे, इस टाइप का एक साइकिल सा चलता है जिसकी मदद से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होती है, ठीक है। आपको समझ आ गई इतनी बात, तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन वाला पॉइंट है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे लगा लो, जिस पे मैंने लगा दिया हैशटैग, समझ जाओ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर पूरा दे रखा, तो पेपर में आपके पास 99 एंड 100% ज़रूर आएगा। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्टिलाइज़र, मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये तो पूरी आपको याद करनी है पूरी टेबल, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या, एक मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा क्या एक इनऑर्गेनिक मटीरियल या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। यानी कि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको नेचुरली बनता है, वो डिकम्पोज होता है कैटल के डंग से बनता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या है, कहाँ प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। मैन्योर जो है फील्ड के अंदर प्रिपेयर हो सकता है। फर्टिलाइज़र जो है उसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं, वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस क्या होता है, जिससे पानी जो ना दलदला टाइप, ठीक है। मैन्योर क्या है, वो बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बट जो मैन्योर है वो लेस रिच है। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ऐसा नहीं है कि फिर हमारे जो मैन्योर है वो ख़राब है जी, नहीं जी भाई, मैन्योर भी अच्छे हैं। एडवांटेजेस क्या है लेकिन मैन्योर की, वो भी पूछ लेते हैं। वैसे इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है जिसने उसके हमारे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर जो है वो ये हैं कि कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हमारा उससे ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया गया है फर्टिलाइज़र से। ऐसा क्यों,
तो ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेने। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। अगर हमने पानी डाल दिया तो ऐसा नहीं हो कहीं बह के कहीं और चला जाएगा और होल्ड करके रखेगा, फिर जब हमारे प्लांट को ज़रूरत होगी तो वो खुद ब खुद ले लेगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। गैसेस जो एक्सचेंज होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस यानी कि थोड़ा छिद्रेदार। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको इंक्रीज कर रहा है। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो हमारी नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में ज़्यादा हेल्प होगी। लास्ट, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वाला वो हो चुका है हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट। उसके बाद चलिए बात करते हैं अपनी इरिगेशन वाले जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए इरिगेशन। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यहाँ पे इस सारी जगह पे इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रखा है कि जो वाटर है उसकी ज़रूरत क्यों है प्लांट को। फिर भी ये क्वेश्चन आ जाता है 1-2 मार्क्स में, कभी ज़्यादा मार्क्स में भी आ जाता है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जनरली आप रीड कर लेना। तो वाटर जो है वो ऑब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के रूट से। अलॉन्ग विद वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर या मैन्योर भी जो है वो भी एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, यानी कि जो हमारे प्लांट है उसके नीचे जो जड़ें होंगी, हम नीचे पानी डालते हैं, वाटर डाला, तब वाटर जब रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, तो जब वो एब्जॉर्ब होगा तो ऐसा तो है नहीं कि बस वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ हमारे कुछ मिनरल्स भी आएंगे, फर्टिलाइजर्स भी आएंगे जो हमने सॉइल के अंदर ऐड करेंगे, वो भी इसके साथ एब्जॉर्ब होंगे और वो प्लांट की तरफ चले जाएंगे। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, कम से कम 90% वाटर कंटेन करके रखता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर एनी ड्राई कंडीशन। तो देखो क्या है, वाटर जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है, यानी कि जो हमारा सीड है वो टूटता है, फटता है, तभी तो उसके अंदर से प्लांट निकलता है। ठीक है, क्योंकि वो जो ना सूखे एरिया में नहीं हो सकती, उसमें पानी डालने से। ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग, हर लिविंग बीइंग के लिए पानी तो ज़रूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, उसके बाद रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और वो सारे पार्ट्स में, प्लांट के सारे पार्ट्स में फैल जाते हैं और उसके पास तक पहुंच जाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब क्या मेंटेन करने के लिए? मॉइस्चर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। सूखी सॉइल से तो कुछ नहीं होने वाला, जो नमी सी जो होती है ना, मॉइस्चर उसको बोलते हैं। हेल्दी क्रॉप के लिए मॉइस्चर बनाना पड़ता है सॉइल के अंदर, उसके लिए हमें रोज़ पानी डालना होता है क्रॉप्स को, तभी आपकी मम्मी बोलती है आपको डेली कि जल्दी से जाके पौधों को पानी डाल कर आ जाओ, राइट। तो क्या बोले, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? क्रॉप को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, जो सोर्सेज हैं इरिगेशन के वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी इरिगेशन पूछा जाए तो आपको सोर्स ऑफ इरिगेशन ज़रूर बतानी है, यानी कि सोर्स ऑफ इरिगेशन की किस किस तरीके से हम, क्या सोर्स है जिनकी मदद, जिसका यूज़ करके हम इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन वर्ड यानी कि एकदम क्लिक हो जाना चाहिए आपके माइंड में, पौधों को पानी देना, क्रॉप्स को पानी देना, ठीक है। तो क्या क्या सोर्स हैं? वेल्स के थ्रू हम दे सकते हैं, कुएँ के थ्रू, ट्यूबवेल्स के अंदर जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स हो गई हमारे, रिवर्स हो गई, डैम्स हो गए और कैनाल्स हो गए, ये सारे सोर्स हैं हमारे इरिगेशन के। चलिए नेक्स्ट पर। अब देखो, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज हो, राइट। तो देखो, ट्रेडिशनल, आप इस बात को रट लो, घोल कर पी लो। क्या बोला मैंने? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जब भी मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में। क्लियर हो गई बात? ट्रेडिशनल, पुराना टाइम, ओके। जो पुराने मेथड है वो क्या है? तो बेसिकली आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो नो टेंशन, आपके पास ये इतने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट अगर फिर भी आ गए तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि CBSE का आजकल कुछ सही सा नहीं है, दिमाग वो बदल रहे हैं बार बार, राइट। ठीक है, चलिए। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, चेन पम्प,
ढेकली एंड रहत, ये हमारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के। तो इतने ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मोट में क्या है, कुएं की मदद से हाथ से पानी ले रहे हैं। इसके इस कपड़े वाला बैग है, थोड़ा जूता मतलब कि जो लेदर के कपड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेन पंप कैसा है, कोई बंदा वहाँ से रस्सी खींचेगा और इस तरीके से पानी आएगा एंड यहाँ से सारा हमारा पानी ड्रॉप हो जाएगा। ढेकली में क्या है हमारे पास, ढेकली में क्या है, यहाँ पे कितना बड़ा पत्थर है, इसको उठाएंगे यानी कि पेड़ की मदद से इसको उठाएंगे हम, और फिर उसके बाद यह नीचे चला जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो बाल्टी आ जाएगी, फिर बाल्टी को निकालेंगे और फिर यहाँ से पानी देंगे। राइट, ये हो गया हमारा ढेकली। उसके बाद रहत, ये हमारा है रहत वाला पॉइंट। रहत में क्या है, ये बेल हमारी गोल गोल घूमेगी और यहाँ पे होगा हमारा फिल्ड वाटर, जिसकी मदद से ग्लास इस टाइप से गोल गोल घूमेगी। जब ये गोल गोल ये घूमेगी तो ये भी सर्कल होगा, देन फिर सारी जगह पानी बहता चला जाएगा। होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे बेसिकली इतना पूछा जाएगा कि जो जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो क्या क्या है, ये पूछा जा सकता है। और आपके सिलेबस में जो चीज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, वैसे मैं आपको पूरे करवा रही हूँ, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न दीज पंप्स, ठीक है। इन सारे पंप्स जो है बेसिकली आजकल क्या यूज़ किया जाए, पंप्स यूज़ किए जा रहे हैं लिफ्टिंग वाटर के लिए, पानी को उठाने के लिए। ये सारे हमारे बेसिक यूज़ हैं जो आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न, देखो आप खुद सोच लो, मॉडर्न का नाम सुनते ही आपके मन में क्या क्लिक हो रहा है। मॉडर्न का वर्ड सुनते ही आपके मन में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई हम तो मॉडर्न ज़माने के, यानी कि हम अच्छे, यानी कि रिसेंट इस ज़माने के। तो देखो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। वो हमें हेल्प करता है कि हम वाटर इकोनॉमिकल यूज़ करें, यानी कि ऐसे नहीं कि हमारे पूर्वजों ने भर भर के पानी यूज़ करा है, बट हम नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिकली करेंगे। द मेन मैथड्स यूजेज आर एज फॉलोज। जो मेन मैथड है वो ये है, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। आपसे ये ज़रूर पूछे जाएंगे तो आपको इन्हें याद कर लेना है। तो देखो, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट करके समझा देती हूँ। यूजफुल वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन स्टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बात क्या है, ये जो ना इसके एंडिंग पॉइंट पे क्या है, सॉरी टॉप पॉइंट पे रोटेटिंग नोजल से रोटेट करती रहती है, यानी कि वो गोल गोल घूमती हैं और वो जॉइन है मेन पाइपलाइन से। जब हम टंकी चलाएंगे वो गोल गोल घूमेंगी, जब वो गोल गोल घूमेंगी तो उनमें से पानी भी निकलेगा और वो गोल गोल घूमते घूमते सारी जगह पानी हमारा ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, चलिए। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट फॉर्म द रोटेटिंग नोजल्स। वही जो मैंने बात बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। इट गेट स्प्रिंकलर्स ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। बिल्कुल इस टाइप से स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश हो रही है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ठीक है। होप कि आपको इतना स्प्रिंकलर सिस्टम जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम में क्या है भाई, देखो स्प्रिंकलर सिस्टम हमें यहाँ पे फिगर अच्छे से दे रखी है। इसके टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होंगी। जैसे मैं इस पंप को ओपन करूँगी, स्विच ऑन करूँगी, तो इसके थ्रू पानी सारा मेरा आएगा और ज़्यादा प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा मेरा पानी, और फिर ये घूमते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे और उनमें से पानी भी निकलता रहेगा और हमारे प्लांट्स तक पहुँच जाएगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अपने ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम में क्या, बहुत छोटा सा बता दूंगी। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। वो बिल्कुल रूट्स के पास जो ना डायरेक्टली ड्रॉप होता है। देखो यहाँ पे पंप ही होगा, क्या होगा, टंकी चलेगी और पाइप लगे होंगे हर एक एक क्रॉप के पास, हर एक एक क्रॉप के पास। एक्चुअली ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक एक बूंद तक पानी को बचाता है और रूट्स के पास लगे हुए होंगे और वहीं से टंकी चलेगी, वहीं से डिप डिप टिप टिप करके बरसता रहेगा पानी। इस वजह से बोला है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, खुद ब खुद। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। बेस्ट टेक्निक है वाटर फ्रूटिंग प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। समझ आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रिप सिस्टम वाला पॉइंट भी क्लियर। तो इरिगेशन वाला जो हमारा पार्ट था वो भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं अपने आगे वाले पॉइंट पे,
होप कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था आपने उसको ज़रूर करा है, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो बाकी का टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी नोट्स याद नहीं कर पाओगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने नोट्स याद कर रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी से याद करके चलो, क्योंकि आपने 8th क्लास में अपने इंग्लिश की स्टोरी तो पढ़ी, द आंट एंड द क्रिकेट, उसकी तरह जो बनना चाह रहा है बनो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन प्लीज़ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन करके चलनी होगी। चलिए सबसे पहले हम मेन बात करेंगे। चलिए, इन अ फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Weeds क्या है? अब देखो, जब भी हम क्रॉप उगाते हैं ना, तो क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनको हम उगाना नहीं चाहते। उन अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। ठीक है, अब वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं उसको वीडिंग बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों ज़रूरी है? अब ये हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पे, वीडिंग इज़ नेसेसरी। वीड्स कंपेयर्ड फ्रॉम द with the crops plant for water, nutrients, space and love. Thus they affect the growth of the crop. तो यानी कि वीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो जो ना प्लांट से लड़ते हैं स्पेस के लिए, जो हमारे पास नहीं होता, हमने अप्रोप्रिएट स्पेस बना रखा होता है सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और वो सॉइल से ये सारी चीज़ें भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो फार्मर जो है बहुत सारे तरीके यूज़ किए हैं उन्होंने। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का यूज़ करके, जैसे कि 2,4-D, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स को किल करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप को डैमेज नहीं करते। वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यानी मैं उस बात को पहले अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर देती हूँ। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो वीडीसाइड्स है उनको वाटर के साथ डाइल्यूटेड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है वाटर के साथ, और फिर वो क्रॉप में स्प्रिंकल करते हैं, वो भी स्प्रेयर की मदद से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वीडीसाइड्स जो है वो वेजिटेटिव उसके थ्रू स्प्रे किए जाते हैं, मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, सो दे शुड यूज़। ये कुछ प्रिवेंशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं, हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री है, उसको हम तभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में। सो दिस वॉज पार्ट 2 एंड थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।